हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ आईएएस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग अभी बिहार स्पेशल में हम लोग हिस्ट्री देख रहे थे, बिहार का हिस्ट्री, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अधिकतर प्रश्न है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अधिकतर प्रश्न है जो पूछे गए हैं, और बहुत बार प्रश्न ये आपको रिपीट में भी मिलेगा। जैसे आप देखते हैं बीपीएससी के द्वारा सीडीपीओ में भी और बहुत सारे एग्जाम में भी बीपीएससी पूछा है। तो हम लोग चलिए देखते हैं। 7 प्रश्नों को हम लोगों ने किया था। अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रश्न कहता है कि बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन सा है। सबसे पुराना चर्च पूछा हुआ सवाल है। बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन हो जाएगा? बिहार में सबसे पुराना चर्च क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाता है, पादरी की हवेली हो जाएगा। पादरी की हवेली हो जाता है। देखिए, बिहार स्पेशल से बीपीएससी में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा था, अभी धीरे धीरे थोड़ा घट रहा है। कभी 15 से 20, 25 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। एक समय में 28, 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते थे। तो बिहार के जो लोग हैं, जो बिहार के स्टूडेंट हैं, उनको कम से कम बिहार स्पेशल पे पकड़ बनाना ही चाहिए। क्योंकि आप देखते होंगे 70 बीपीएससी या इसके पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें लगभग 20 से 25 प्रश्न पूछा गया है। 20 से 25 जो प्रश्न है बिहार स्पेशल से ही पूछा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसको आप ऐड कर लेते हैं, अगर इस पर आपका पकड़ हो जाता है, अगर आपका इस पर अच्छा समझ बन जाता है, तो आपके बीपीएससी के पीटी की एग्ज़ाम में बहुत सहूलियत बन जाता है। यहाँ पे मार्क्स उठाना बहुत आसान है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्रश्न कहता है कि बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन हो जाएगा? तो सबसे पुराना चर्च आपका पादरी की हवेली, आंसर सी हो जाता है, पादरी की हवेली। पादरी की जो हवेली है यह आंसर हो जाता है, बिहार का सबसे पुराना चर्च है। सबसे पुराना चर्च कौन सा है? तो पादरी की हवेली। और पादरी की हवेली पटना में अवस्थित है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पादरी की जो हवेली हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, यह पटना बिहार का सबसे पुराना चर्च है। यही सवाल पूछता है, सबसे पुराना चर्च है। इसको हम लोग धन वर्जिन मैरी की यात्रा के रूप में भी जानते हैं। इसको हम लोग धन वर्जिन मैरी की यात्रा के रूप में भी हम लोग जानते हैं, जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब रोमन कैथोलिक बिहार में आए हुए थे, है ना, जब रोमन कैथोलिक बिहार पहुँचे तब उन्होंने 1713 में उस स्थान पर एक छोटा सा चर्च बनवाया। एक छोटा सा चर्च बनवाया 1713 में, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जिसे अब हम पादरी की हवेली के नाम से जानते हैं। पूछा जा सकता है कब इसको बनाया गया? तो 1713 में बनाया गया। जब भारत में कैथोलिक रोमन जो पहुँचे यहाँ पे, तब उन्होंने 1713 में पटना में उन्होंने एक छोटा सा चर्च बनाया, जो आज हम लोग पादरी की हवेली के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में 1772 में वेनिस के वास्तुकार, 1772 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में देखिएगा तो वेनिस के वास्तुकार हैं। कभी कभी हो सकता है ये भी सवाल पूछे कि पादरी की हवेली का वास्तुकार कौन था, है ना। इसका नाम है तिरेटो। तिरेटो द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। ठीक है, तिरेटो द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। तब हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि पूछता है सवाल कि सबसे पुराना चर्च बताइए। तो सबसे पुराना चर्च पटना में बनाया गया। 1713 ईस्वी में एक छोटा सा चर्च बनाया गया रोमन कैथोलिक के द्वारा। बाद में इसी को हम लोग पादरी की हवेली के नाम से जानते हैं। इसका डिजाइन किया तिरेटो ने, इसका डिजाइन तिरेटो ने किया। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, कहता है यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए, 9 हमारा हो जाएगा, 9 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने हुमायूं को प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर कब्जा करने की अनुमति दी गई तो वह बिहार को आत्मसमर्पण कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा।
है ना, 10 लाख की वार्षिक जो श्रद्धांजलि है अर्पित करेगा। एक बार और देखिए प्रश्न को, कहता है कि निम्नलिखित में से किसने हुमायूं को प्रस्ताव दिया, है ना, किसको, हुमायूं को। और हुमायूं के बारे में आपको पता है ना, ये बाबर के पुत्र थे, ये बाबर के पुत्र थे, है ना, बाबर के पुत्र थे। और इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि हुमायूं को किसने प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर कब्जा करने की अनुमति दी गई तो वह बिहार को आत्मसमर्पण कर देगा, है ना, और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। इसका आंसर हो जाएगा शेर खां। इसका आंसर क्या है, ये हो जाएगा, शेर खां के द्वारा यह प्रस्ताव भेजा गया था, शेर खां के द्वारा। इसमें हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है डिस्कशन में। तो यहाँ पे देखिएगा, शेर खां ने हुमायूं को प्रस्ताव दिया कि अगर उसे बंगाल पर कब्जा करने की अनुमति दी गई तो वह बिहार को आत्मसमर्पण कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि देगा। ठीक है, तो ये वाला जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, शेर खान के बारे में अगर देखा जाए, जहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है, जब आप शेर खां पढ़ेंगे तो बिहार में शेर खां की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ से बीपीएससी में भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बीपीएससी में प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा गया। देखिए, वह सासाराम के जागीरदार हसन खान का पुत्र था। पूछा जा सकता है शेर खान किसका पुत्र था, तो हसन खां का, है ना, हसन खान का पुत्र हो जाता है, हसन खान का पुत्र है। 1527 से लेकर के 28 में, 1527-28 में वो बाबर की सेवा में शामिल हो गया, बाबर की सेवा में शामिल हो गया। शुरू से ही, प्रारंभ से ही अगर देखिएगा, जब भारत में बाबर आया और आने के बाद जब उसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की तो उसके सेना में शेर खां शामिल हो गया। शेर खां की महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा थी कि कभी कभी उसको देख करके बाबर को भी डर लगता था। तब उसने अपने पुत्र को समझाया, हुमायूं को बताया कि इस व्यक्ति से बच के रहना, इसकी महत्वाकांक्षा इतना ज़्यादा है कि यह खुद को बादशाह बनाने के लिए हमेशा उत्साहित रहता है। उसने कहा था कि अगर तुम्हारे भूल की वजह से अगर कुछ भी गलती हो गया तो हो सकता है कि तुम मुग़ल ये जो सत्ता है हो सकता है खो देगा। और यही हाल हुआ बाद में। तो 1527-28 में वो बाबर की सेना में या सेवा में शामिल हो गए थे और फिर छोटे राजा जलाल खान लोहानी के डिप्टी गवर्नर और संरक्षक के रूप में दक्षिण बिहार लौटा। सूरजगढ़ की लड़ाई की बात करें, है ना, सूरजगढ़ की लड़ाई तो 1534 ईस्वी में हुआ था। सूरजगढ़ की जो लड़ाई है 1534 में हुआ और शेर शाह ने महमूद शाह के नेतृत्व वाली बंगाल की सेना को हराया था। ये इंपॉर्टेंट है। सूरजगढ़ मुंगेर की लड़ाई को भी हम लोग बोलते हैं। सूरजगढ़ की लड़ाई 1534 में हुआ और शेर शाह ने महमूद शाह के नेतृत्व वाली बंगाल की सेना को क्या किया, पराजित किया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा 10 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार यह सवाल बीपीएससी ने पूछा है, बहुत बार पूछा है। प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, है ना, किसके द्वारा की गई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वर्तमान में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अगर बात किया जाए तो वर्तमान में यह भागलपुर में है। है ना, भागलपुर में है। और इसकी स्थापना पाल वंश के सम्राट धर्मपाल के द्वारा किया गया। आंसर ए हो जाएगा। यह जो है, अगर पाल वंश की बात किया जाए तो इसके संस्थापक गोपाल होते हैं और इन्होंने बंगाल और बिहार में अपना साम्राज्य को विस्तार दिया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, धर्मपाल गोपाल के पुत्र थे और यही गोपाल जो है पाल वंश के संस्थापक होते हैं। धर्मपाल के द्वारा ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी और धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो बार बार यही सवाल पूछा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बार बार पूछा जाता है और यह अभी वर्तमान में भागलपुर में स्थित है।
और यहीं भागलपुर में भी गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य की भी स्थापना किया गया भागलपुर में। और भागलपुर की बात की जाए तो भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे बहुत ऐसे, जैसे यहाँ का भी किस्म में फेमस मैंगो है, आम है, जिसको हम लोग जर्दालू आम बोलते हैं, वो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसको जीआई टैग प्राप्त है। चलिए और भी देखते हैं हम लोग। पाल साम्राज्य के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। वे महायान बौद्ध धर्म के प्रबल समर्थक थे। महायान, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पाल वंश के जो सम्राट थे किस संप्रदाय को संरक्षण दिए थे, किस संप्रदाय को मानते थे। जैसे आप देखते हैं बौद्ध धर्म आगे चल के दो भागों में बढ़ जाता है, एक हो जाता है हीनयान और दूसरा होता है महायान। तो महायान को संरक्षण देने वाले ये पाल सम्राट हो जाते हैं, है ना, यह बहुत बार पूछा गया है। तो गोपाल ने 750 ईस्वी में पाल साम्राज्य की स्थापना किया था। गोपाल ने, पूछा जाता है, और उन्होंने उदंतपुरी मठ की स्थापना की, जो बहुत ही वीवीआई है। पूछा जा सकता है कि उदंतपुरी मठ की स्थापना किसने किया, तो गोपाल ने किया, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि किस वंश के द्वारा उदंतपुरी मठ का स्थापना किया गया, तो पाल वंश के द्वारा किया जाता है। देवपाल यहाँ पे देखेंगे, जो धर्मपाल के पुत्र होते हैं, देवपाल, उन्होंने पाल साम्राज्य को पूर्वी भारत जैसे असम, ओडिशा और कामरूप तक भी इन्होंने इसका विस्तार दिया, जिसका नाम है देवपाल। देवपाल ये है, धर्मपाल के पुत्र हो जाते हैं, और ये पाल साम्राज्य को पूर्वी भारत जैसे असम, ओडिशा और कामरूप का जो जगह है, वहाँ तक इन्होंने इसकी पताका फहराई थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के पहले राज्यपाल थे, है ना, कौन बिहार के पहले राज्यपाल थे। और ये जो सवाल है बहुत बार पूछा गया है, बीपीएससी के द्वारा यह सवाल जो है बहुत बार पूछा गया है। आप देखते होंगे सचिवालय सहायक में भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। बिहार के जितने भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं, ये बहुत बार पहले पूछा जाता था, है ना। वर्तमान में अभी देखते होंगे, तो वर्तमान में देखिएगा कि सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम था, तो उसमें भी ये सवाल वर्तमान में पूछा गया था कि बिहार के भी वर्तमान में राज्यपाल कौन है। ठीक है, पहला राज्यपाल जरूर याद रखिएगा, है ना। और कुछ विवादित जो राज्यपाल हैं उनके बारे में भी कभी कभी सवाल पूछा जाता है। तो चलिए 11 नंबर हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार के पहले राज्यपाल थे। पहले राज्यपाल, तो पहले राज्यपाल जो है ना, 11 नंबर सवाल है, पहले राज्यपाल आपके आंसर ये हो जाएगा, सर जेम्स डेविड सिम्पटन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे में हम लोग आगे देखेंगे, कुछ हम लोगों ने लिस्ट बनाया होगा। चलिए ये देखते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए, सर जेम्स डेविड सिम्पटन जो है 7 अप्रैल 1932 से 31 मार्च 1936 तक बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल रहे। बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल रहे कब से कब तक, 1932 से लेकर के 1936 तक ये रहे, जिनका नाम है सर जेम्स डेविड सिम्पटन। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक बिहार के ये राज्यपाल रहे। ठीक है, और उड़ीसा से प्रांत के विभाजन के बाद वह बिहार के पहले राज्यपाल थे। और यही सवाल तो आपसे पूछा जा रहा है ना, यही सवाल जो है आपसे पूछा जा रहा है। जैसे अब हम लोग देखेंगे, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, है ना, जब देश हमारा आज़ाद हुआ, तो देश के आज़ादी के बाद बिहार के जो पहला राज्यपाल बने, उनका नाम हो जाता है श्री जयराम दास दौलतराम, है ना, श्री जयराम दास दौलतराम। और ये भी जो सवाल है बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पे देखते हैं 15 अगस्त 1947 से लेकर के 11 जनवरी 1948 तक ये राज्यपाल के रूप में विराजते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे नाम हैं। जैसे आप देखते होंगे यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये बनते हैं पहला, आप यहाँ पे देखते हैं देश की आज़ादी के बाद जो पहला राज्यपाल बने मुस्लिम समुदाय से 6 जुलाई 1957 से लेकर के 1962 तक ये राज्यपाल रहते हैं। हो सकता है ये सवाल आपसे पूछा भी गया है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे नाम हैं, आप चाहें तो एक बार लिस्ट को ज़रूर एक बार देख लीजिए, है ना। चलिए आगे भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं यहाँ पे। और हम लोग जो पूछा जाता है
यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अभी के समय में जो वर्तमान में जो राज्यपाल हैं, आपके बिहार के जो राज्यपाल हैं, उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। क्रम में अगर देखिएगा तो इनका स्थान 43 हो जाएगा, है ना, 43 हो जाता है क्रम के अनुसार। और वर्तमान में भी राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। 14 फरवरी से इन्होंने 2023 से इन्होंने शपथ ग्रहण की, अभी चलेगा। ठीक है, ये सवाल पूछा गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है, 12 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा बिहार से सबसे अधिक जिलों से लगती है ना। बिहार के सबसे अधिक जिलों से लगती है, और ये मैप से प्रश्न तो पूछता है। इसीलिए अगर आप लोग बिहार तैयारी कर रहे हैं तो बिहार का एक मैप लगाइए रूम में और उसका स्टडी करिए। अगर एक बार स्टडी यानी कि 10 दिन तक रोज़ 1 घंटा अगर आप स्टडी करते हैं तो कितना भी टफ अगर प्रश्न बनाता है बीपीएससी तो आपसे बन जाएगा निश्चित तौर पे। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, प्रश्न करता है यहाँ पे 12 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा बिहार से सबसे अधिक जिलों से लगती है, सबसे अधिक जिलों से लगती है। तो देखिए इसमें से उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, है ना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, आगे हम आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश भी है, झारखंड भी हो जाएगा, है ना। ये मैप आप देख रहे होंगे। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, यहीं पे आप देखिएगा, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पश्चिमी चंपारण से लेकर के जो आप देखते जा रहे हैं यहाँ पे, और एकदम सीधे जाइए किशनगंज तक, तो ये सारे के सारे जो 7 जिले यहाँ पे दिखेंगे, 7 जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जो दिखेगा आपको, ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 आपका डिस्ट्रिक्ट है। पहला अगर हम लोग पश्चिमी चंपारण की बात करें तो पश्चिमी चंपारण जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और भारत के राज्यों के साथ भी इसका सीमा साझा करता है। इसी तरीके से यहाँ पे जब किशनगंज की बात होती है तो किशनगंज में भी आपके भारत के जो राज्य हैं उनसे सीमा साझा करता है, और दूसरा ये इंटरनेशनल जो सीमा है इससे साझा करता है किशनगंज। और किशनगंज में ही चाय की खेती होती है, यहाँ पे चाय की खेती होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाय की खेती होती है और पूछा जाता है। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, उसके बाद बहुत बार ये सवाल पूछा गया है आपसे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश, जैसे हम लोग बिहार की अगर नॉर्थ में बात करें तो नेपाल हो जाता है, ये नॉर्थ हो जाएगा। साउथ में अगर बात करें तो हम लोग ये झारखंड देखेंगे। ठीक है, इसके वेस्ट में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा जिससे सीमा साझा करता है, और इसके ईस्ट में देखेंगे तो वेस्ट बंगाल हो जाता है जिसकी सीमा साझा मात्र 3 ही डिस्ट्रिक्ट है जो करता है, वो हो जाएगा किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार हो जाएगा। ठीक है, यही सवाल पूछता है आपसे, 1 से अधिक हो जाता है। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश से बिहार के कितने ज़िले हैं जो सीमा साझा करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 8 डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का जो जिला है उत्तर प्रदेश से सटता है। एक हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहाँ पे एक शिवालिक श्रेणी का एक पार्ट आपको दिखेगा जिसको हम लोग सोमेश्वर श्रेणी कहते हैं, जो मात्र पश्चिमी चंपारण में ही है ना। यहाँ पे सोमेश्वर श्रेणी है, सोमेश्वर श्रेणी जो पूछा जाता है आपसे। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग गोपालगंज यहाँ पे पहुँचते हैं तो बिहार का सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात आपको गोपालगंज में ही मिलेगा, सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात आपको गोपालगंज में ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सिवान हो जाएगा, उसके बाद सारण हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे भोजपुर देखते हैं, बक्सर देखते हैं। यही भोजपुर बक्सर की अगर बात करें तो यहीं से एक चौसा जगह है जहाँ पे गंगा जो नदी है, गंगा नदी है बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, और ये देखते हैं हम लोग कैमूर। कैमूर की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिएगा सबसे ज़्यादा जंगल आपको जो है, वन जो है आपको कैमूर में ही मिलेगा। और कैमूर रोहतास में देखेंगे तो चूना पत्थर मिलता है सबसे ज़्यादा, जो सवाल पूछता है ना। चूना पत्थर जो है सबसे ज़्यादा, और ये बिंद क्रम की चट्टानें होती है, यह बिंद क्रम की चट्टानें होती है, और जहाँ पे चूना पत्थर की पर्याप्त मात्रा में आपको रॉ मटेरियल के रूप में मिलेगा, जिसके वजह से यहाँ पे डालमिया नगर में सीमेंट उद्योग खोला गया, है ना।
सीमेंट का कारखाना खोला गया? ये प्रश्न पूछता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अगला यहीं पे देख लेते हैं। जब मैप हम लोग पढ़ेंगे तो पूरे डिटेल्स में करेंगे, वहाँ पे हम पढ़ाए हुए भी हैं। तो यहाँ पे देखिए कैमूर से लेकर के यहाँ पे जब देखते हैं, यहाँ पे रोहतास का क्षेत्र देखिए, रोहतास हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाता है ना, गया हो जाएगा, उसके बाद नवादा हो जाएगा, जमुई हो जाता है, बांका हो जाएगा, है ना, और बांका के बाद भागलपुर हो जाएगा, और भागलपुर के बाद ये कटिहार हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की संख्या 8 हो जाता है ना। यानी कि झारखंड से भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे बिहार के जो जिले हैं उनकी संख्या 8 हो जाती है, जो झारखंड के सीमा के साथ साझा करता है। ठीक है, यही प्रश्न पूछता है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो 3 जिले हैं, यहाँ 3 जिले हम लोग देखेंगे, जो किशनगंज और पूर्णिया और कटिहार है, और ये पश्चिम बंगाल के साथ, है ना, पश्चिम बंगाल के साथ अपना सीमा साझा करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे कुछ डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश और झारखंड, है ना, उत्तर प्रदेश और झारखंड जो है, दोनों राज्यों की बिहार के 8 जिलों से सीमा साझा करता है। कटिहार की बात करें तो कटिहार जिले का पूर्वी सिरा झारखंड को तथा रोहतास जिले का पश्चिमी सिरा उत्तर प्रदेश को छूता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाला जो जिला है, जब आप बार बार मैप देखते हैं तो सब चीज़ें याद रहता है। इस तरह से रटने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ मैप को देखिएगा, मैप को बार बार देखिएगा, है ना। मैप को अगर बार बार देखते हैं तो हमेशा याद रहेगा दिमाग में। ठीक है, जैसे अमिताभ बच्चन का चेहरा अगर याद रखना हो तो लिख के याद मत रखिए, बार बार देखिए। इस तरह से बहुत सारे एक्ट्रेस हैं जो दिमाग में छप जाते हैं। उसी तरीके से मैप होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार का कितना डिस्ट्रिक्ट है जो साझा करता है, तो 8 हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, गोपालगंज हो जाता है, सिवान हो जाएगा, सारण हो जाएगा, बक्सर हो जाएगा, भोजपुर, कैमूर और रोहतास हो जाता है। ठीक है, ये यूपी से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है जिनकी संख्या 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाले जो डिस्ट्रिक्ट है, जो बिहार के डिस्ट्रिक्ट है, उनकी संख्या भी 8 हो जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे तो कटिहार हो जाएगा, कटिहार के बाद भागलपुर हो जाएगा, भागलपुर बांका हो जाएगा, बांका के बाद जमुई हो जाता है, जमुई के बाद गया हो जाएगा, और गया के बाद नवादा हो जाता है, औरंगाबाद और रोहतास हो जाएगा। इस तरीके से इनकी संख्या भी 8 हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 13 नंबर सवाल 13 नंबर सवाल कहता है कि बिहार में बहने वाली एक पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदी के संगम से बनती है? किस नदी के संगम से बनती है? यह सवाल पूछा जा रहा है कि बताइए कि बिहार में बहने वाली एक पवित्र नदी फल्गु नदी के बारे में बात हो रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी के संगम से बनती है? 13 नंबर सवाल है। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहना और लीलाजन नदियाँ हो जाती है ना। फल्गु नदी की 2 सहायक नदियाँ याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। एक का नाम है मोहना और दूसरा का नाम है लीलाजन, है ना। यही नदियाँ हैं और इसी नदी के संगम से ये नदियाँ जो है बहती है। और यही फल्गु नदी की बात करें तो फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और यहीं पे इसी फल्गु नदी के तट पे एक रबर डैम बनाई जा रही है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये बिहार की नदियाँ हैं, है ना, ये बिहार की नदियाँ हैं। यही है आपका गंगा जो आप देख रहे हैं, यही गंगा है जो बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर के, है ना, 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर के ये प्रवेश करती है, मतलब गुजर जाती है वेस्ट बंगाल में। और सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई, जैसे बिहार में इसकी लंबाई देखेंगे तो 445 किलोमीटर हो जाता है ना, 445 किलोमीटर हो जाता है। अगर टोटल लंबाई की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे 2525 किलोमीटर हो जाता है ना, टोटल लंबाई की। सर्वाधिक लंबाई जो है ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, है ना। उसके बाद जब बिहार में प्रवेश करता है तो 445 किलोमीटर हो जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि किस ज़िले में, बिहार के किस ज़िले में गंगा की सर्वाधिक लंबाई है? तो आप ये देख रहे हैं, यही पटना का क्षेत्र हो जाता है, और पटना में 99 किलोमीटर में इसका लंबाई हो जाता है गंगा का।
दूसरा जो प्रश्न आपसे पूछता है कि दूसरा सबसे ज़्यादा लंबाई किस ज़िले में गंगा की है, तो यहीं आप देख सकते हैं, यहीं आपका भागलपुर का है जो 97 किलोमीटर में इसका विस्तार है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये गंगा हो जाती है जिसकी संगम उत्तर से मिलने वाली नदियाँ और दक्षिण से मिलने वाली नदियाँ हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाने वाली मात्र 3 नदियाँ हैं जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। एक हो जाएगा जिसको हम लोग घग्गर कहते हैं, एक हो जाता है दक्षिण से जिसका नाम कर्मनाशा हो जाएगा, और तीसरी जो नदियाँ हैं वो आपका गंडक हो जाता है। इस तरीके से 3 नदियाँ जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उत्तर से आने वाली कितनी नदियाँ हैं जो गंगा में आकर के विलीन हो जाती हैं। तो बहुत सारी नदियाँ हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये घग्गर हो जाएगा, गंडक हो जाता है, ये बूढ़ी गंडक हो जाएगा। उसके बाद ये बागमती है, और यही है आपका कोसी जिसको हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। इसी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं, है ना। यहाँ पे कोसी है, ठीक है, ये कमला हो जाएगा, ये कोसी हो जाएगा, और ये है आपका महानंदा, ये आपका महानंदा हो जाता है, ठीक है। चलिए दक्षिण में हम लोग देखेंगे, दक्षिण में ये कर्मनाशा नदी है जिसको अपवित्र नदी के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना, अपवित्र नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। और यहीं पे सोन नदी है जो आप देख सकते हैं, सोन नदी हो जाएगा, और यही पुनपुन नदी है, और पुनपुन नदी जो है गंगा में यहीं पे पुनपुन जो है ये फतुहा के पास मिलती है, फतुहा के पास जो प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद ये फल्गु नदी हो जाता है ना, और यहाँ पे कच्ची नदी हो जाएगा, और यहाँ पे अजय नदी हो जाता है, ठीक है। यही प्रश्न पूछता है, और यही फल्गु की 2 सहायक नदियाँ हो जाती हैं जिसके बारे में प्रश्न पूछ रहा था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फल्गु का निर्माण 2 बड़ी पहाड़ी नदियों जिसका नाम है लीलाजन और दूसरा नाम है मोहना के संगम से हुआ है। इसे निरंजना नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और पूछा भी जाता है कि बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो यही निरंजना नदी के तट पर हुई बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह मानसून के दौरान उच्च बाढ़ के अधीन है, यह मानसून के दौरान उच्च बाढ़ के अधीन है। जब मानसून आएगी तो यह नदी में बाढ़ जैसी कंडीशन पैदा हो जाता है, लेकिन अगर उस समय से अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो नदियाँ जो हैं एकदम सूख जाती हैं। लेकिन वर्षा के अन्य मौसमों में यह रेत के विस्तृत विस्तार से भटकते हुए धारा में बदल जाता है। यह गया से होकर बहती है, यह जो नदी है फल्गु नदी है, गया से होकर बहती है, और हिंदुओं के लिए एक पवित्र नदी हो जाता है। जो भी आई है हिंदुओं के लिए यह एक पवित्र नदी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 14 नंबर जो प्रश्न है वो देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे। कहता है कि बिहार में पहली बार चाय बागान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया, है ना। कहता है कि बताइए निम्नलिखित में से चाय बागान की बात हो रही है, जो पूछा जाता है पहली बार चाय बागान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है। 14 नंबर किस स्थान पर स्थापित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको ठाकुरगंज हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ठाकुरगंज में इसको स्थापित किया गया। चाय बागान पहली बार ठाकुरगंज में स्थापित किया गया। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बिहार में चाय बागान पहली बार, है ना, बिहार में चाय बागान पहली बार ठाकुरगंज में स्थापित किए गए। और ठाकुरगंज भारत के बिहार राज्य के किशनगंज जिले में एक शहर और एक अधिसूचित क्षेत्र है जो 12 वार्डों में विभाजित है। मैंने किशनगंज के बारे में बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो किशनगंज में ही चाय की खेती होती है ना, चाय की खेती किशनगंज में होती है। इसीलिए ठाकुरगंज वहाँ पे किशनगंज का एक छोटा सा शहर है जहाँ पे चाय बागान पहली बार स्थापित किया गया। किशनगंज के बारे में देखिए, इसे बिहार का चाय शहर कहा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए चाय शहर। और यह बिहार के पूर्णिया प्रमंडल का हिस्सा हो जाता है, पूर्णिया प्रमंडल का। और पूर्णिया के बारे में आपको पता ही होगा, जब जूट के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना, तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन आपको पूर्णिया में ही होता है। अगर हम लोग पूरे विश्व में जूट की बात करें तो बांग्लादेश में नंबर 1 है जहाँ पे जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। दूसरा स्थान आपके भारत का है। और भारत में जब राज्यों की बात होगी
तो राज्यों में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है और दूसरा स्थान जो है वो बिहार का हो जाएगा। और बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन आपको पूर्णिया में ही होता है ना, पूर्णिया में होता है। और यहाँ पे देखते हैं चाय की खेती होती है किशनगंज में। और किशनगंज जिला जो है 14 जनवरी 1999 को अस्तित्व में आया। इसका क्षेत्रफल 1884 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब किशनगंज जिला देखेंगे तो पश्चिम में अररिया जिले और दक्षिण पश्चिम में पूर्णिया जिले और पूर्व में पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले और उत्तर में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले और नेपाल से घिरा हुआ है। ठीक है, किशनगंज की बात हो रही है। और पश्चिम बंगाल के लगभग 20 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी पट्टी इसे बांग्लादेश से अलग करती है। इंपॉर्टेंट। चलिए अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न। इसमें हमारा जो लास्ट हो जाएगा 30 प्रश्नों को हम करा रहे थे, लेकिन बीच में वो बैटरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं अंतिम हम लोग सवाल यहाँ पे देखेंगे। 15 नंबर कहता है कि आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से लेकर के 11 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम चुने। क्या हो जाएगा? सही क्रम चुने। कभी कभी प्रश्न आपसे पूछा जाता है ना। कहता है कि आरोही दशकीय जनसंख्या, तो दशकीय जनसंख्या आरोही की अगर बात करें यहाँ पे तो देखिएगा इसका आंसर ए हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे दशकीय जनसंख्या दर सर्वाधिक कहाँ बढ़ा तो मधेपुरा में हो जाएगा। मधेपुरा के बाद क्या हो जाएगा? किशनगंज, किशनगंज के बाद सिवान हो जाएगा। आंसर क्या है? ए हो जाता है ना। इसका आंसर क्या है? ए हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न जो है जनसंख्या से निश्चित तौर पे बिहार का जनसंख्या हो या भारत का जनसंख्या हो, इसका स्टडी बहुत अच्छे तरीके से करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा बीपीएससी में पूछता है। 1-2 प्रश्न निश्चित तौर पे पूछता है। तो आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हम लोग देखेंगे 2001 से 11 के अनुसार। तो यहाँ पे जिलों का सही क्रम जो है ना, सही क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दशकीय वृद्धि दर जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे मधेपुरा का क्या हो जाएगा? सर्वाधिक हो जाएगा। कितना? तो 30.65% हो जाता है। उसके बाद किशनगंज का है 30.44%, सिवान का हो जाएगा 22.25% और बिहार का हो जाएगा 25.7% हो जाता है। दशकीय वृद्धि दर है। पूछा जा सकता है कि बिहार में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कहाँ पे हुआ? तो ये मधेपुरा में होता है। बहुत ही VBI है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? बहुत ही VBI है। तो यहीं पे ये सेशन समाप्त होता है। अगले हम लोग सेशन में मिलते हैं और लगातार बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह हम आपसे कराने वाले हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं जो बहुत ही VBI है। सिर्फ एग्ज़ाम के व्यू से ही हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, सिर्फ एग्ज़ाम के व्यू से। हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आए, हमारी यही चाहत रहेगी। और आप बिल्कुल इसी तरह तैयारी करिए। जब विद्वान बनना हो तो नौकरी लेने के बाद पढ़ाई करिएगा, है ना। नौकरी लेने के बाद बहुत सारा टाइम बचेगा तो आराम से बैठ करके पढ़िएगा। अभी सिर्फ तैयारी करने के लिए, अभी फाइट करने के लिए जो तरीका है उसी चीज़ को अपनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो ताकि आपका रिजल्ट हो जाए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।